नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने किसान संघों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की धारणा आत्मनिर्भर भारत का सार है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच उलझाव दूर करने के लिए सीनियर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक को तैयार। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.75% हुई और देश के सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले वर्ष 1 जनवरी से अनिवार्य होगा। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसान संघों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। सरकार ने किसानों के उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनका समाधान खोजने का संकल्प भी दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। किसान संघों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दों का युक्ति संगत समाधान करने को हमेशा तैयार है। नए कृषि कानूनों के समर्थन में 3 लाख से अधिक किसानों ने एक ज्ञापन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा। इसमें 3,13,000 से अधिक किसानों के हस्ताक्षर हैं। श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसानों में जोश है। उन्होंने कहा कि ये कृषि सुधार काफी समय से लंबित थे। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के कारण ही आवश्यक सुधारों को जमीनी स्तर पर आकार दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करना सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में ऐसा होता रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। एमएसपी की रबी और खरीफ की जो खरीद है इस वर्ष भी बहुत अच्छे से हुई है और रबी की फसल की बुआई के समय एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 गुना किया गया है। खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। पहले गेहूं और धान पर ही खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन पर भी खरीद की जा रही है और एमएसपी से किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मिल सके और उसमें अधिक पैसा हम खर्च कर सकें। इस दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की तीखी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ठीक से बिल को नहीं पढ़ा है, न राहुल गांधी जी ने पढ़ा है। ये बिल किसान के हित में है और कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं पहले सहमति भी रही, लेकिन आज जानबूझकर जब किसान आंदोलन पे है उनको भड़काना, उनको गुमराह करना, उनको भटकाना, ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की आदत बन गई है और इस पर वो राजनीति कर रहे हैं। बुरी तरह हर चुनाव में कांग्रेस पराजित हो रही है, तो अब उसको किसान का कंधा मिल गया है राजनीति के लिए और वो कह रहे हैं 2 करोड़ का सिग्नेचर है। कौन प्रमाणित करेगा कि 2 करोड़ इनके सिग्नेचर किसान के हैं या इन्होंने बैठ के ही कर दिए हैं? किसान भाइयों को बहकाना बंद करे कांग्रेस। ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस बीच भाजपा ने किसानों के मुद्दों को लेकर निराधार आरोप लगाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है। उन्होंने सवाल किया कि केरल में कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम क्यों नहीं है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। श्री त्रिवेदी ने यह भी सवाल किया कि राहुल गांधी केरल के किसानों के साथ क्यों खड़े नहीं होते।
किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ कांग्रेस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह सरकार को बर्खास्त कर उन्हें जेल में रखा, अगर वे किसानों के साथ होने की बात करते हैं तो किसानों को उनकी असलियत जान लेनी चाहिए। चौधरी साहब जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस। चौधरी साहब की सरकार बर्खास्त करने वाले, चौधरी साहब को 1979 में धोखा देने वाले, चौधरी साहब को जेल में डालने वाले, चौधरी साहब के ऊपर देशद्रोह के केस लगाने वाले, वो अगर आज आकर ये कहते हैं कि हम किसान दिवस पर किसानों के साथ खड़े हैं, तो मेरा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इनकी फितरत को पहचानिए। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संसद ने 3 कृषि कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों से दीर्घकाल में किसानों को सशक्त बनाने के लिए और अधिकार तथा अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को अवसरवादी बताया और उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने लगातार फसलों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। 2019-20 में केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2013-14 की तुलना में 2.5 गुना की वृद्धि की। श्री कटारिया ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की धारणा आत्मनिर्भर भारत का सार है। उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता आत्मनिर्भर भारत के विचार से ही गुजरता है। प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए ये बात कही। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। इतिहास गवाह है कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत ने हमेशा पूरे विश्व समुदाय का भला किया। हमारा विकास एकांकी नहीं बल्कि वैश्विक, समग्र और इतना ही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं। जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा एक आग्रह पर आप सब मेरी मदद कीजिए। विश्व भारती के छात्र छात्राएं पोष मेले में आने वाले आर्टिस्टों से संपर्क करें और इन गरीब कलाकारों की कलाकृतियां ऑनलाइन कैसे बिक सकती है, सोशल मीडिया की इसमें क्या मदद की जा सकती है, इस पर काम करें। भविष्य में भी स्थानीय आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट, इस प्रकार के जो साथी अपने उत्पाद विश्व बाजार तक ले जा सके, इसके लिए भी उन्हें सिखाइए, उनके लिए मार्ग बनाइए। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की श्रेष्ठ बातों का पूरी दुनिया को लाभ मिले और उसी तरह बाकी दुनिया की श्रेष्ठ बातों का भी भारत को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व भारती के इस संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। प्रकृति के साथ मिलकर अध्ययन और जीवन दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो
पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने बंगाल की भक्ति परंपरा का उल्लेख करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का भी स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता ओरे गृहभाषी खोल द्वार खोल से करते हुए छात्रों का आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की अहम भूमिका है। शिक्षा नीति को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमिका है। आपके पास 100 वर्ष का अनुभव है, विद्वत्ता है, दिशा है, दर्शन है और गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है। जितने ज्यादा शिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संवाद होगा, अन्य संस्थाओं की भी समझ बढ़ेगी, उन्हें आसानी होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभा के साथ ज्ञान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें गुरुदेव द्वारा बताई गई भारतीय मूल्य परंपराओं का समावेश किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भारत को विकास और ज्ञान का केंद्र बनाने की गुरुदेव की आकांक्षा का उल्लेख किया। 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती को 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच उलझाव को शीघ्र और पूरी तरह दूर करने के लिए दोनों देश सीनियर कमांडरों के स्तर की वार्ता का नवा दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये बैठक द्विपक्षीय समझौतों और दोनों देशों के बीच तय प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और चीन राजनयिक और सैन्य माध्यमों से एक दूसरे के साथ संवाद जारी रखे हुए हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बातचीत से दोनों पक्षों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली है। India and China continue to maintain communication through diplomatic and military channels. These discussions have helped both sides to enhance understanding of each other's positions. As you are aware, a meeting of the WMCC on India-China border affairs took place on the 18th of December. And the two sides have agreed that the next, which is the 9th round of senior commanders meeting, should be held at an early date so that both sides can work towards an early and complete disengagement of troops along the LAC in accordance with the existing bilateral agreements and protocols and fully restore peace and tranquility. नेपाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ये नेपाल के आंतरिक मामले हैं जो वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल और वहां के लोगों को शांति, खुशहाली और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद देना जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत अगले महीने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने किसान संघों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की धारणा आत्मनिर्भर भारत का सार है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच उलझाव दूर करने के लिए सीनियर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक को तैयार। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.75% हुई। देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले वर्ष 1 जनवरी से अनिवार्य होगा। देश में कोरोना के वर्तमान मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और ये अब तक संक्रमित हुए कुल मरीजों का सिर्फ 2.80% रह गई है। देश में अब कोरोना के करीब 2,83,000 मरीज हैं। दैनिक संक्रमण की संख्या भी 25,000 से नीचे चली गई है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.75% हो गई है।
अब तक 96,93,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मृत्यु दर भी कम होकर 1.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 312 लोगों की मौत हुई। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,39,000 से अधिक जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 16 करोड़ 53 लाख जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ढांचागत जांच क्षमता को बढ़ाया है। देश में जांच सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की गई है। इस समय दैनिक जांच क्षमता 15 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि उच्च स्तर की जांच से संक्रमित लोगों की जल्द पहचान, उन्हें तुरंत आइसोलेट करने और प्रभावी उपचार में मदद मिली है। इसके कारण मृत्यु दर भी कम हुई है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में टीका प्राप्त करने, संरक्षित करने और प्राथमिकता के आधार पर उसे देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों सहित करीब 51 लाख प्राथमिकता वाली श्रेणी के लोगों को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राथमिकता वाली श्रेणी को 2 टीके दिए जाएंगे। श्री केजरीवाल ने कहा कि टीकाकरण के लिए स्थान, आवश्यक कर्मी और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने एक हिंदी दैनिक की उस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें दावा किया गया था कि इंग्लैंड से आने वाले कोरोना संक्रमित यात्रियों में से आधे से ज्यादा कोरोना के नए वायरस से संक्रमित हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा है कि इन यात्रियों में इस वायरस के नए लक्षणों की पहचान अभी की जानी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की आज घोषणा की। श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग लागू होगा। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की बचत भी होगी। मंत्रालय फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है ताकि सभी वाहन मालिक अगले 2 महीनों में फास्टैग लगवा लें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में लगभग 1127 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। इसमें 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आज 6,427 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनकी कुल लंबाई 821 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं में जयपुर रिंग रोड का निर्माण कार्य भी शामिल है। इससे जयपुर में ट्रैफिक दबाव कम होगा। इसी तरह आज 1,913 करोड़ रुपए की 305 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही सशस्त्र बलों तथा गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल प्रक्षेपण की शानदार कामयाबी के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल 50 किलोमीटर से अधिक के दायरे में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि स्वदेशी क्षमता से मिसाइल विकास तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना DRDO की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। फिल्म समारोह के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विज्ञान फिल्में विज्ञान संबंधी जानकारी देने का अच्छा माध्यम है। उन्होंने कहा कि इनके जरिए लोगों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। खराब शौचालयों और सर पर मैला ढोने वालों की पहचान तथा इस संबंध में आंकड़ों के जियो टैग के लिए स्वच्छता मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसकी मदद से अस्वच्छ शौचालयों की जगह स्वच्छ शौचालय बनाए जा सकेंगे और हाथ से मैला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराई से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि सरकार हाथ से मैले की सफाई की कुप्रथा जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, ए कमोमोरेटिव वॉल्यूम नामक इस पुस्तक का प्रकाशन लोकसभा सचिवालय ने किया है।
इसमें वाजपेयी जी के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी के साथ साथ संसद में दिए गए उनके कुछ प्रसिद्ध भाषण भी शामिल हैं। पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ दुर्लभ फोटो भी दिए गए हैं। इस साल 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ करेंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को फ्लोटर आधार पर 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। इससे 15 लाख परिवारों को लाभ होगा। फिल्म और मीडिया से जुड़े जाने माने लोगों ने विभिन्न फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा है कि इन मीडिया इकाइयों के विलय से इनमें नई जान आएगी और इससे फिल्म उद्योग को फायदा होगा। The merger of these media units is a huge step by the government. Limitations notwithstanding, all these institutions had developed distinct identity in their respective areas over the years, but also lost those identities due to new technologies which they could not fathom. I hope converging them under one umbrella will revive them. It's a win-win situation for the film industry and also for these media units. I welcome this. My best wishes. डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के महासचिव शंकर देसाई ने कहा है कि इससे विभिन्न मीडिया इकाइयों के बीच तालमेल कायम होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल फिल्म प्रभाग, फिल्मोत्सव निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और भारतीय बाल फिल्म समिति के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय करने की मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार का 2 सदस्यीय दल पूर्वी विदर्भ और नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में अगस्त में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज नागपुर पहुंचा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निदेशक आरपी सिंह और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महेंद्र सहारे ने कामपति तालुका में गुमथाला गांव और परशिवानी तालुका के सिंगारदीप गांव का दौरा किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय टीम ने सुबह नागपुर के कामठी और पारशिवनी ब्लॉक में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। टीम ने प्रभावित ग्रामीणों के साथ बातचीत की और संपत्ति फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी ली। नागपुर के जिलाधीश रविंद्र ठाकरे और जिले के तहसीलदार टीम के साथ थे। इस साल अगस्त के महीने में नागपुर और पूर्वी विदर्भ में बाढ़ जैसे हालात के कारण नागपुर जिले के 5 तालुकों में 61 गांव और नागपुर मंडल के 14 तालुका में 98,858 लोग प्रभावित हुए थे। 2 सदस्यीय टीम ने भंडारा जिले के पवनी तालुका में पिंड के पार और खाकसी गांवों का भी दौरा किया। इससे पहले टीम ने कृषि उपज बाजार समिति का दौरा किया और बाजार समिति द्वारा प्राप्त अनाज का निरीक्षण किया। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग शनिवार और रविवार को अपना साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी प्रसारित करता है। इस सप्ताह के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संस्कृत की वैश्विक और वैज्ञानिक भूमिका के बारे में अपने विचार आकाशवाणी श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने पिछले सप्ताह संस्कृत साप्ताहिकी की 25वीं कड़ी के प्रसारण के लिए आकाशवाणी को शुभकामनाएं दी हैं। संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारत की प्राण शक्ति भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संविधान की शक्ति संस्कृत भाषा में पाई जाती है। मुझे खुशी है कि आकाशवाणी के द्वारा संस्कृत में प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी की यात्रा का ये 25वां संस्करण है। मैं इस 25वें संस्करण के लिए आकाशवाणी का अभिनंदन करता हूँ। पूरे देश और दुनिया ने आकाशवाणी के इस संस्कृत कार्यक्रमों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। साप्ताहिकी के सभी सदस्यों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारा जीवन भी संस्कृतमय हो, ऐसे मेरी कामना है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। ये कार्यक्रम शनिवार और रविवार को दूसरे पहर 11:20 से 100.1 FM AIR न्यूज लाइव 24/7 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला वार्षिकी 2020 में आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
पिछले महीने की 20 तारीख को इस कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चाहती है कि हर भारतवासी के पास 2022 तक अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से कामकाजी वर्ग, किसानों और वंचित तबकों के लोगों को लाभ होगा। 2022 में जब हमारा देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास अपना खुद का घर होना चाहिए। ये संकल्प लेकर के मैं काम कर रहा हूं और इसलिए आज आगरा में हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर के नेतृत्व में, उनके साथी श्रीमान रामकृपाल यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का मुझे शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। सच्चे अर्थ में घर बनाने का काम आज से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के लिए योजना को आज उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं सहित 2,95,00,000 घरों के निर्माण की संभावना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके और पानी, बिजली, शौचालय, रसोई गैस जैसे सुविधाओं के साथ घरों का निर्माण किया जा रहा है। 2016-17 से 2018-19 तक योजना के पहले चरण में 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 2019-20 से 2021-22 तक योजना के दूसरे चरण में शेष 1,95,00,000 घरों का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,75,00,000 घरों की मंजूरी दी गई है और 1,20,00,000 से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक घर का न्यूनतम आकार भी 25 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी घरों का ठीक से डिजाइन हो और घर जलवायु प्रतिरोधी हो। सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, ग्राम सभा और भू टैगिंग के माध्यम से गरीब व्यक्ति का चयन सुनिश्चित किया गया है। पूरा भुगतान IT, DBT के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 529 अंक बढ़कर 46,974 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 148 अंक बढ़कर 13,749 पर पहुंच गया। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के सोना तस्करी मामले में आरोपियों के स्थायी बैंक खातों और नकदी को मिलाकर 1,85,00,000 रुपए की राशि जब्त की है। इसमें 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव M शिवशंकर की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोच्चि में अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत सरिथ PS, स्वप्न प्रभा सुरेश, फैजल फरीद और संदीप नैयर के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण कानून के तहत जांच शुरू की है। जांच के दौरान पता चला है कि आरोपी सोने की तस्करी में लिप्त थे। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने आज नई दिल्ली में डिजिटल फोरम DGNCC की शुरुआत की। इसके माध्यम से देश भर के NCC कैडेट विभिन्न गतिविधियों के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस फोरम से NCC कैडेटों को उनके दिए जाने वाले प्रशिक्षण, समाज सेवा, सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र निर्माण से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने और सुझाव देने में सहायता मिलेगी। भारत ने लद्दाख में झीलों वाले आर्द्र क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में 42वें स्थल के रूप में शामिल किया है। इस सूची में शामिल होने वाला ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दूसरा स्थान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किसान संघों को अगले दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती की धारणा आत्मनिर्भर भारत का सार है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच उलझाव दूर करने के लिए सीनियर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बैठक को तैयार। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.75% हुई और देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अगले वर्ष 1 जनवरी से अनिवार्य होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।